एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, अगर भारत में कभी ब्रिटिश रूल नहीं आता तो क्या आज भी हमारे कोर्ट्स ऐसे ही होते? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी फॉर्म में होता? क्या गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बिना इंडिया की लीगल आइडेंटिटी कुछ और होती? और सबसे बड़ा सवाल, जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ते हैं वो बना कैसे? नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल रिवीजन सेशन ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये इंडिया की लीगल जर्नी की कहानी है। आज हम देखेंगे कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची। कैसे आए रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। कैसे डेवलप हुई हमारी जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। और इस रिवीजन का सबसे बेस्ट पार्ट, नो बोरिंग मेमोराइजेशन, नो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, सिंपल कंसेप्ट्स ओनली, टाइमलाइंस, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, वन शॉट रिवीजन एनर्जी। चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो LLB, BLLB, जुडिशरी, क्लैट PG, APO, PCS, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये सेशन आपका कंप्लीट रोड मैप बनने वाला है। एक बात याद रखना, हिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं होता, हिस्ट्री समझने का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो कल हुआ था उसी ने आज का इंडिया बनाया है। तो नोटबुक निकालिए, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए और तैयार हो जाइए इंडियन लीगल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की सबसे फैसिनेटिंग रिवीजन जर्नी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये CCSU LLB के सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका सिलेबस गिवन है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री डिटेल में। तो इस रिवीजन सेशन में हम ये सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आज जो इंडिया में कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, केसेस डिसाइड होते हैं, या ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिस्टम हमेशा से इंडिया में था? आंसर है नहीं। और इसी कहानी को हम कहते हैं लीगल हिस्ट्री। लीगल हिस्ट्री का मतलब होता है समझना कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। और कहानी शुरू होती है एक कंपनी से। हाँ, कंपनी। लीगल हिस्ट्री मीन्स स्टडिंग हाउ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन जुडिशियल सिस्टम डेवलप कैसे हुआ, इस चीज़ की स्टडी को लीगल हिस्ट्री बोलते हैं। हम सिंपल स्टोरी के तरीके से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिश आए, कब आए? सन 1600 में, 1600 में। दे केम ओनली फॉर बिजनेस एंड ट्रेड, सिर्फ बिजनेस के लिए आए थे। जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रिटेन से इंडिया आने लगे, मोर पीपल केम। जैसे जैसे ज़्यादा पीपल आए, ज़्यादा मनी इन्वॉल्व होने लगी बिजनेस में। जैसे जैसे ज़्यादा मनी इन्वॉल्व हुई तो डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। कैसे डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे? जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, थेफ्ट एंड क्राइम। सो ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें कोर्ट्स और लॉ की ज़रूरत है, कोर्ट्स और कानून की ज़रूरत है। दिस इज़ हाउ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम स्टार्टेड डेवलपिंग। इसको बिल्कुल इजी फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। लीगल हिस्ट्री होती क्या? लीगल हिस्ट्री क्या है? हमने अभी पढ़ा, स्टडी करना कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश रूल के दौरान कैसे डेवलप हुआ, उसको बोलेंगे हम लीगल हिस्ट्री। ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में। किस लिए आई थी? ट्रेड के लिए। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, ज़्यादा मनी इन्वॉल्व हुई, डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। डिस्प्यूट्स बढ़े तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? कोर्ट की। कोर्ट्स आए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी आया। अब समझते हैं चार्टर क्या होता है। बार बार इस रिवीजन सेशन में यूज़ होगा वर्ड चार्टर। सबसे पहले समझ लेते हैं चार्टर होता क्या है। लीगल हिस्ट्री हमने अच्छे से समझ लिया, लीगल हिस्ट्री क्या है। चार्टर क्या होता है? चार्टर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो ब्रिटिश किंग या क्वीन इशू करती थी।
चार्टर वाज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ब्रिटिश किंग और क्वीन. थिंक ऑफ इट एज ए परमिशन लेटर गिविंग पावर्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश किंग या क्वीन परमिशन देता था किसी कंपनी को, या ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन मिली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन मिली थी उसको इंडिया में ट्रेड करने की. चार्टर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ब्रिटिश किंग और क्वीन. अब चार्टर ऑफ 1600 क्या है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एस्टेब्लिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में. कंपनी बोर्न कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 में. इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड कौन से एक्ट, चार्टर एक्ट से एस्टेब्लिश हुई थी? चार्टर ऑफ 1600. मोनोपोली ऑफ ट्रेड ग्रांटेड. कंपनी अलाउड टू मेक रूल्स फॉर इट्स एम्प्लॉयज़. ट्रेड की इंडिया में, ईस्ट इंडिया में कंपनी को ट्रेड करने की मोनोपोली मिली थी. कंपनी के पास परमिशन थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स बनाने की. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चार्टर ऑफ 1661. फर्स्ट चार्टर है 1600 में, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्न हुई थी, मोनोपोली मिली थी. फिर नेक्स्ट चार्टर आया. चार्टर क्या है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ब्रिटिश किंग और क्वीन. चार्टर ऑफ 1661 में क्या था? द कंपनी गॉट जुडिशियल पावर्स. नाउ कंपनी ऑफिसर्स कुड डिसाइड डिस्प्यूट्स. अब कंपनी को जुडिशियल पावर भी मिल गई, ऑफिसर्स डिस्प्यूट भी डिसाइड कर सकते थे. 1661 में क्या हुआ? पावर टू डिसाइड केसेस मिल गई. इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? सिविल केसेस डिसाइड होते थे, क्रिमिनल केस भी डिसाइड कर सकती थी. बिगिनिंग ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से हुई? चार्टर ऑफ 1661 से. उसके बाद नेक्स्ट जो चार्टर आया वो था चार्टर ऑफ 1683. इसमें क्या हुआ था? द कंपनी वाज अलाउड टू एस्टेब्लिश कोर्ट्स. कंपनी को कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल गई थी. कब मिली? 1683 में. 1683 में क्या हुआ था? कोर्ट्स क्रिएटेड. अभी तक हमने पढ़ा 1600, 1661 एंड नाउ 1683. इंपॉर्टेंस क्या थी? फॉर्मल कोर्ट्स एस्टेब्लिश होंगे, कमर्शियल डिस्प्यूट डिसाइड होंगे. ये क्या था? बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड जुडिशरी. बिगिनिंग ऑफ जुडिशरी कब हुई थी? 1661 में. ईस्ट इंडिया कंपनी कब बोर्न हुई थी? 1600 में. बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड जुडिशरी कब हुई? 1683 में. इसका एक क्विक रिवीजन चार्ट से समझ लेते हैं. 1600 में कंपनी स्टार्ट हुई थी. कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी. 1661 में जुडिशियल पावर्स मिली. 1683 में कोर्ट्स क्रिएट हुए. 1726 में मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश हुए. मेयर्स कोर्ट क्या थे ये भी देख लेते हैं. Why were mayors courts created? The British settlement were growing. More disputes were arising. A proper court system was needed. जैसे जैसे ब्रिटिश सेटलमेंट या ट्रेड बढ़ता जा रहा था ब्रिटिश का, तो डिस्प्यूट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए प्रॉपर कोर्ट सिस्टम की ज़रूरत थी. इसलिए मेयर के कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए. कब? 1726 में. क्रिएटेड मेयर्स कोर्ट. इन मेयर्स कोर्ट क्या थे? कहाँ कहाँ मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए? बम्बई, मद्रास एंड कलकत्ता. इम्पोर्टेंट क्यों थे? दीज वर द फर्स्ट रेगुलर कोर्ट्स अंडर इंग्लिश लॉ इन इंडिया. यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिंपल एक लाइन भी याद कर सकते हैं. मेयर्स कोर्ट्स वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड कोर्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया. कंपोजिशन क्या क्या था? मेयर्स कोर्ट कहाँ कहाँ हुए थे? बम्बई, मद्रास एंड कलकत्ता में. फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड कोर्ट से ब्रिटिश इंडिया के. एक मेयर होता था और 9 एल्डरमैन होते थे. केसेस कौन कौन से सुने जाते थे मेयर्स कोर्ट में? सिविल मैटर्स ओनली, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, बिजनेस डिस्प्यूट, रिकवरी ऑफ डेब्ट. अपील्स थी मेयर्स कोर्ट, गवर्नर इन काउंसिल, किंग इन काउंसिल, इंग्लैंड. अपील कहाँ फाइल कर सकते थे? मेयर्स कोर्ट के डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है पार्टी, तो वो अपील फाइल कर सकती थी गवर्नर इन काउंसिल के पास. अगर उसके डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो फर्दर अपील फाइल की जा सकती थी किंग इन काउंसिल, इंग्लैंड में. इम्पोर्टेंस ऑफ मेयर्स कोर्ट क्या है? इंग्लिश लॉ, रेगुलर कोर्ट्स, फाउंडेशन ऑफ जुडिशरी. तो मेयर्स कोर्ट क्या क्या लेके आए? इंग्लिश लॉ को लेके आए इंडिया में, कोर्ट की हिरार्की लेके आए, मॉडर्न जुडिशियल आइडियाज़ लेके आए. डिफेक्ट्स क्या थे?
मेयर्स कोर्ट में। दिस कोर्ट्स वर डोमिनेटेड बाय द यूरोपियंस, जजेस नॉट लीगली ट्रेंड, ब्रिटिश ऑफिसर्स इंटरफेयर करते थे, इंडियंस हैड लिटिल रोल, इंडियंस का बहुत लिटिल रोल था। उसके बाद जो हमारा रिफॉर्म आया वो है वारन हेस्टिंग जुडिशियल रिफॉर्म। कब आया? 1772 में। रिफॉर्म किसी चीज़ का तब आता है जब किसी चीज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व या सोल्व करने के लिए उनके रिफॉर्म्स आते हैं। हेस्टिंग के सामने 1772 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? प्रॉपर कोर्ट सिस्टम नहीं था, बहुत करप्शन था, कन्फ्यूजन था, क्लियर डिवीज़न ऑफ केसेस नहीं था। हेस्टिंग क्या चाहता था? वारन हेस्टिंग चाहता था कि बेटर जस्टिस हो, करप्शन कम हो, एफिशिएंट कंट्रोल हो, कंट्रोल एफिशिएंट हो, ज़्यादा हो। वारन हेस्टिंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वारन हेस्टिंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। बिगेस्ट चेंज क्या आया? फॉर द फर्स्ट टाइम जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 में क्या आया? पहली बार सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स सेपरेट किए गए थे। अब तक हम सिविल केसेस ही पढ़ते आ रहे थे मोस्टली चार्टर्स में, तो जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 में बिगेस्ट चेंज क्या आया? सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर सेपरेटेड। जो सिविल कोर्ट्स है उनको बोलते थे दीवानी अदालत। जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 का स्ट्रक्चर क्या था? जुडिशियल जो सिविल केसेस सुनते थे उनको बोलते थे दीवानी अदालत, एंड जो क्रिमिनल केसेस सुनते थे उनको बोलते थे फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत क्या थी? सिविल कोर्ट। केसेस कौन कौन से सुने जाते थे? सिविल केसेस, जैसे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, लैंड डिस्प्यूट क्या है? दीवानी अदालत में सुना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट दीवानी अदालत में। लॉ कौन कौन से अप्लाई होते थे दीवानी अदालत में? हिंदूज के हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ। दीवानी मतलब सिविल केसेस। नेक्स्ट है फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत क्या था? क्रिमिनल कोर्ट। कौन कौन से केसेस सुने जाते थे? थेफ्ट, असॉल्ट एंड मर्डर। जैसे कि थेफ्ट किस कौन सी अदालत में आएगा? फौजदारी अदालत। मर्डर कौन सी में? फौजदारी अदालत। इजी ट्रिक है, फौजदारी मतलब क्रिमिनल केसेस, दीवानी मतलब सिविल केसेस। नेक्स्ट है अपील्स। सिविल अपील्स फाइल की जा सकती थी। दीवानी अदालत में अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन से, वो अपील फाइल कर सकती थी। कहाँ? सदर दीवानी अदालत में या हाईएस्ट सिविल कोर्ट में। क्रिमिनल अपील्स में भी फौजदारी अदालत के डिसीजन से कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो वो सदर निजामत अदालत में अपील फाइल कर सकती थी। सदर निजामत अदालत क्या कौन सी अदालत थी? हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट में। इजी ट्रिक से हम समझ सकते हैं। सिविल केसेस क्या थे? दीवानी अदालत। उससे के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते तो सदर दीवानी में। क्रिमिनल केसेस कहाँ सुने जाते थे? फौजदारी अदालत में। अगर फौजदारी अदालत के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो फर्दर अपील फाइल की जा सकती थी सदर निजामत में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अदालत सिस्टम। अब सबसे पहले समझ लेते हैं अदालत सिस्टम होता क्या है। द कंप्लीट कोर्ट स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय वारन हेस्टिंग। अदालत सिस्टम क्या था? कंप्लीट कोर्ट स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया था वारन हेस्टिंग ने। अब हम वो कोर्ट स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे। व्हाट वाज द अदालत सिस्टम? द कंप्लीट कोर्ट स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द वारन हेस्टिंग। क्या था अदालत सिस्टम? अभी हमने ऊपर पढ़ाई है। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस सेपरेटली सुने जाएंगे। सिविल केसेस सुने जाएंगे दीवानी अदालत में एंड क्रिमिनल केसेस सुने जाएंगे फौजदारी अदालत में। अगर दीवानी अदालत के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो अपील फाइल की जा सकती है सदर दीवानी में। अगर फौजदारी अदालत के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो अपील फाइल की जा सकती है सदर निजामत में। क्या इंपॉर्टेंट था? पहले क्या डिफेक्ट्स थे जो कवर किए? पहले कोई भी प्रॉपर कोर्ट सिस्टम नहीं था, अपील का कोई प्रावधान नहीं था, कोई हिरार्की नहीं थी। अब वारन हेस्टिंग के रिफॉर्म के बाद क्या हुआ? सिविल कोर्ट्स अलग हो गए, क्रिमिनल कोर्ट सेपरेट हो गए, अपील्स भी फाइल कर सकते हैं, जुडिशियल हिरार्की भी क्रिएट हो गई।
इसको इम्पोर्टेंट डिज़ाइन से समझ लेते हैं। अदालत सिस्टम, सेपरेट कोर्ट्स, अपील सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड जुडिशरी। क्या इंपॉर्टेंस थी? 3 सेपरेट कोर्ट हो गए, क्रिमिनल सिविल केसेस डिफरेंट सेपरेटली सुने जाएंगे, अपील का सिस्टम हो गया, ऑर्गेनाइज्ड जुडिशरी हो गई। 3 रिफॉर्म्स थे। अब तक हमने जो पढ़ा वो 30 सेकेंड में रिवाइज कर लेते हैं। ये हम बहुत फास्टली चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन सेशन है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। 1661 में जुडिशियल पावर्स मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1683 में कोर्ट्स क्रिएट हुए। 1726 में मेयर्स कोर्ट आए। 1772 में वारन हेस्टिंग के रिफॉर्म्स आए। 1772 में क्या था? जुडिशियल प्लान। क्या था? दीवानी अदालत, सिविल कोर्ट, फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद आई सदर दीवानी अदालत। अपील कहाँ कर सकते हैं? सदर दीवानी अदालत में। क्या है ये? हाईएस्ट सिविल कोर्ट। सदर निजामत अदालत, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। अदालत सिस्टम क्या था? फाउंडर ऑफ मॉडर्न जुडिशरी। तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। दिस इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड बट ग्रेजुअली स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस। The Charter of 1600, 1661, 1683 and 1726 increased the company's powers and led to the establishment of mayors courts. Later, Warren Hastings introduced the judicial plan of 1772 and the Adalat system, which separated civil and criminal courts and created a proper judicial hierarchy. These reforms laid the foundation of the modern Indian judicial system. ये अब तक का हमने 1600 से लेकर 1772 तक लीगल हिस्ट्री क्या थी वो पढ़ लिया। अब तक हमने 1600 से लेकर 1772 तक की लीगल हिस्ट्री पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। हमें कहाँ तक पढ़नी है? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री तक, 1947 तक। अब हमने 1617 से लेकर 1772 तक क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पढ़ लिया। अब हम 1773 से लेकर 1947 के बीच में क्या क्या हुआ वो सब पढ़ेंगे इस रिवीजन सेशन में। तो लास्ट तक बने रहें। स्टोरी के वे में समझ लेते हैं। थिंक ऑफ दिस चैप्टर एज ए स्टोरी। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, बट धीरे धीरे इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे करप्शन बढ़ा, कन्फ्यूजन बढ़ा, कोर्ट्स में डिस्प्यूट बढ़ा, द ब्रिटिश पार्लियामेंट केप्ट मेकिंग न्यू लॉज टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। ब्रिटेन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो बार बार नए कानून लाती रही। किस लिए? एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस को सुधारने के लिए, ताकि करप्शन कम हो, कन्फ्यूजन कम हो, कोर्ट में डिस्प्यूट्स कम आए। अब कौन कौन से कानून बनाती रही वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये पास क्यों हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी करप्ट थी, मिसमैनेज थी, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा वी मस्ट कंट्रोल दी कंपनी। अब तक कंपनी कंट्रोल कर रही थी सब कुछ, अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी इंडिया को। मतलब पहले कंपनी इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी। मेन फीचर्स क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौन था? वारन हेस्टिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेन फीचर था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती क्या थी? एक टीम ऑफ 4 मेंबर्स वाज क्रिएटेड टू हेल्प द गवर्नर जनरल। ऐसे समझो कि गवर्नर जनरल को क्या था? कैप्टन। उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट टीम क्या थी? काउंसिल। काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारन हेस्टिंग। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर थे। एक गवर्नर जनरल होगा और उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें 4 मेंबर्स होंगे। इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था 1774 में। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता।
सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1774 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। Bombay and Madras controlled by Bengal before all presidencies worked independently. पहले क्या था? सारी प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंटली काम करती थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद बंगाल बिकेम द बोस। बोस कैसे बन गया? क्योंकि जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल का बनाया था, मेन हेड बंगाल बना दिया था। इजी रिमेंबर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर कंपनी, पहली बार ब्रिटिश ने कंट्रोल किया कंपनी के ऊपर। 1773 कंट्रोल द कंपनी। 1773 ईयर आते ही याद आना चाहिए वर्ड कंट्रोल द कंपनी। कंपनी को ही कंट्रोल किया, किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ इसी के तहत। नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये क्यों पास हुआ था? 1773 के बाद क्या हुआ? एक फाइट स्टार्ट होगी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल काउंसिल। दोनों कंफ्यूज थे अपनी पावर्स के रिगार्डिंग कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है या गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में जो लड़ाई है उसको सेटलमेंट करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पास हुआ, जिसके मेन फीचर्स क्या थे? सुप्रीम कोर्ट पावर्स क्लैरिफाइड। सुप्रीम कोर्ट की पावर क्लैरिफाई किया गया की गई। नाउ अब एवरीवन न्यू व्हाट द कोर्ट कैन डू। अब सबको पता था कोर्ट क्या कर सकता है। रेवेन्यू मैटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। टैक्स और रेवेन्यू मैटर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम कोर्ट्स कंट्रोल। पर्सनल लॉ रिकॉग्नाइज किए गए, हिंदूज के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ। तो इजी रिमेंबर है 1781 का मेन वन वर्ड इम्पोर्टेंट क्या है? 1781 क्लियर द कंफ्यूजन बिटवीन गवर्नर जनरल काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट पास हुआ वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्यों पास हुआ था? इवन आफ्टर 1773 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड द कंपनी स्टिल हैज़ टू मच फ्रीडम। 1773 का एक्ट पास करने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कंपनी के पास अब भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। तो मेन आइडिया था ड्यूल कंट्रोल। ड्यूल कंट्रोल क्या था? दो अथॉरिटीज़ कंट्रोल करेंगी इंडिया को, मतलब इंडिया को तो किसी के कंट्रोल में रहना ही रहना है। दो अथॉरिटी कैसे कंट्रोल करेंगी? जो ब्रिटिश अगर कोई भी पॉलिटिक्स का मैटर है तो कंट्रोल करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ट्रेड का मैटर है तो कंट्रोल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। मेन फीचर क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएटेड, कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया जिसका काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करना। कंपनी के पास ट्रेड पावर्स दे दी गई। बिजनेस रिमेन विद द कंपनी। बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो कंपनी ही डिसाइड करेगी। पॉलिटिकल से रिलेटेड कुछ होगा तो डिसाइड करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। इजी रिमेंबर है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट मतलब ड्यूल कंट्रोल या डबल कंट्रोल 1784 में पास हुआ था। क्या था? ड्यूल गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस रिफॉर्म्स। किसने पास किए थे? नाम से ही पता चल रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसको known as father of civil services in India। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका बिगेस्ट रिफॉर्म क्या था? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इसने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया। पहले क्या था? वन ऑफिसर डिड एवरीथिंग, एक ही ऑफिसर सब कुछ करता था। कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जज। कलेक्टर का कौन था? एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करता था, जज का काम भी करता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सेपरेट ऑफिसर अपॉइंट किए गए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जुडिशरी का काम करेगा जज। वाई इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्या है? जस्टिस बिकेम मोर फेयर। अब ज़्यादा फेयर जस्टिस होने लग गया। कोर्ट की हायरार्की क्या थी? सिविल कोर्ट्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट, सदर दीवानी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की क्या थी? सदर निजामत अदालत, सर्किट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट। कॉर्नवालिस ने मेन क्या क्या? इज रिमेंबर सेपरेशन ऑफ पावर।
नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक रिफॉर्म्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए? किसने किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक रिफॉर्म्स? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑब्जेक्टिव क्या था? मेक जस्टिस फास्टर, चीपर, इजियर। जस्टिस को फास्ट करना, चीप करना और इजी करना। मेन रिफॉर्म्स क्या किया था? इंडियन जजेस इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस गोट जुडिशियल पोस्ट। पहली बार इंडियंस को जुडिशियल पोस्ट मिली। कब मिली? विलियम बेंटिक रिफॉर्म्स में। कोर्ट डिले रेड्यूस्ड, सिंपल प्रोसीजर्स, प्रोविंशियल कोर्ट्स रिमूव। प्रोविंशियल कोर्ट्स, अभी हमने कोर्ट स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें प्रोविंशियल कोर्ट्स थी बीच में, उनको रिमूव कर दिया गया। वर्क प्रोविंशियल कोर्ट्स को रिमूव किया तो इनका काम कहाँ गया? इनका काम ट्रांसफर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट जज के पास। शॉर्ट में समझ लो, बेंटिक फास्टर जस्टिस प्लस इंडियन पार्टिसिपेशन। उसके बाद हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई कोर्ट्स। कब? 1861 में। मैनी डिफरेंट कोर्ट्स एग्जिस्टेड, दिस क्रिएटेड कन्फ्यूजन। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, उनसे क्या हुआ? कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगी। सॉल्यूशन क्या था? इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 पास हुआ, जिसने क्या किया? हाई कोर्ट्स क्रिएट किए। हाई कोर्ट्स एक्ट कब पास हुआ था? 1861 में। किस लिए हुआ था? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 पास हुआ। पहले हाई कोर्ट्स कब हुए थे? 1862 में फर्स्ट हाई कोर्ट्स डेवलप हुए थे। कहाँ? कलकत्ता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तीन जगह हाई कोर्ट्स डेवलप हुए 1862 में, कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में। क्या क्या रिप्लेस किया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट को। बंगाल में पहले क्या था? सुप्रीम कोर्ट, सदर दीवानी अदालत को, सदर निजामत अदालत को। फंक्शन क्या थे इसके? सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस सुनना। सिविल केसेस में क्या क्या? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। क्रिमिनल केसेस में क्या? क्रिमिनल क्राइम्स एंड अपील्स। अपील क्या होती है? जो लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते, वो अपर कोर्ट के पास केस फाइल कर सकते हैं, वो होगा अपील। इजी रिमेंबर, 1861 से हम क्या याद रखेंगे? हाई कोर्ट्स क्रिएटेड। प्राइवी काउंसिल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राइवी काउंसिल। ये होता क्या है, इसका रोल क्या है, ये सब हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या था? प्राइवी काउंसिल। कहाँ लोकेटेड थी? लंदन में। अपील सिस्टम क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट, उनके भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो प्राइवी काउंसिल लंदन। हाईएस्ट अपील थे फाइनल कोर्ट फॉर इंडियंस। इंटरप्रेटेड लॉज, एक्सप्लेन्ड लीगल प्रिंसिपल्स, क्रिएटेड प्रेसिडेंट्स, इट्स डिसीजंस बिकेम गाइडिंग रूल्स। इजी रिमेंबर, प्राइवी काउंसिल क्या है? फाइनल कोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये अब तक जो हमने पढ़ा 1600 से लेकर 1772 तक हमने पढ़ लिया था, इजी रिवीजन भी किया था। अब कंप्लीट स्टोरी सिंपल 7 स्टेप्स में पढ़ लेंगे 1773 से लेके प्रिवी काउंसिल तक। 1773 में क्या था? ब्रिटिश कंट्रोल्ड कंपनी, रेगुलेटिंग एक्ट नाम से पता चल रहा है। 1781 में कोर्स पावर क्लैरिफाइड एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। उसके बाद 1784 में ड्यूल कंट्रोल स्टार्टेड इन पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद स्टेप 4 में कॉर्नवालिस ने सेपरेट किया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। नेक्स्ट स्टेप में बेंटिक इंट्रोड्यूस्ड इंडियन जजेस। उसके बाद 1861 में हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड। देन प्रिवी काउंसिल बिकेम हाईएस्ट अपील कोर्ट लोकेटेड इन लंदन। एक सुपर शॉर्ट रिवीजन टेबल देख लेते हैं। 1773 में क्या इवेंट हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, फर्स्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल था। 1774, ये इनके स्क्रीनशॉट लेके, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, फर्स्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल था।
उसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट क्रिएट किया गया, कहाँ? कलकत्ता। उसके बाद आया 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें क्या याद करना है? कोर्ट्स पावर क्लैरिफाइड। उसके बाद आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ड्यूल कंट्रोल, अभी हमने ऊपर पढ़ा है डिटेल में। उसके बाद आया 1786 में कॉर्नवालिस ने सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट 1828 में बेंटिक रिफॉर्म्स, क्या? इंडियन जजेस की एंट्री हो गई। इसके बाद 1861 हाई कोर्ट्स एक्ट, हाई कोर्ट्स क्रिएटेड, हाईएस्ट अपील हाई कोर्ट्स क्रिएटेड। उसके नेक्स्ट आता है ब्रिटिश पीरियड, प्रिवी काउंसिल, हाईएस्ट अपील कोर्ट। 32nd एग्जाम रिवीजन ले लेते हैं। 1773 में कंट्रोल कंपनी एक्ट जो आया, 1781 में क्लैरिफाई कोर्ट पावर्स, 1784 में ड्यूल कंट्रोल, कॉर्नवालिस सेपरेटेड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, बेंटिक इंडियन जजेस एंट्री, 1861 हाई कोर्ट्स, प्रिवी काउंसिल, हाईएस्ट अपील कोर्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डिटेल में पढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ये एस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में अंडर पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Supreme Court of India is the highest judicial authority in the country. It was established on 26 जनवरी 1950 under Part 5 Chapter 4 of Constitution of India. किसको रिप्लेस किया था इसने? फेडरल कोर्ट्स ऑफ इंडिया को। एंड द अपीलेट जुडिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल कहाँ थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कमेंट में बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत क्रिएट किया गया। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 124 टू 147 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 4 के आर्टिकल्स 124 से 147 से के बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। कंपोजिशन क्या क्या था? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, अदर जजेस होंगे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कौन कौन सी होंगी ये थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट, एडवाइजरी, रिट एंड रिव्यू। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? मतलब डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड स्टेट सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगा। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड स्टेट्स। अपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 में गिवन है। प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन है रिट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट है रिव्यू जुरिस्डिक्शन, कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जजमेंट्स को भी रिव्यू कर सकता है। इम्पोर्टेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मेंटेन्स रूल ऑफ लॉ। इसको फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। पहले जो फेडरल कोर्ट्स होते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने के बाद वो उनको रिप्लेस कर दिया गया और आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ कमीशन एंड कोडिफिकेशन। ये क्या होता है इसको पढ़ते हैं डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ कमीशंस एंड कोडिफिकेशन। ये होता क्या है इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पहले। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में लॉज कानून जो थे वो अनसर्टेन थे, स्कैटर्ड थे, इधर उधर फैले हुए थे, कस्टम्स के बेसिस पे थे, रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पे थे, लोकल ट्रेडिशंस थे। ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने कोडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया टू क्रिएट यूनिफॉर्म एंड सिस्टमैटिक लॉज।
अब कोडिफिकेशन का मतलब क्या है? जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया कोडिफिकेशन, इसका मतलब है कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग लॉज इनटू रिटन स्टैट्यूट्स। जो इधर उधर ऐसे ही किसी ने कुछ बोल दिया, पहले जो लॉज स्कैटर्ड थे, कस्टम्स के बेसिस पे थे, रिलीजियस टैक्स या लोकल ट्रेडिशन के बेसिस पे थे, ब्रिटिश ने कोडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया और उनको कोडिफिकेशन मतलब सारे लॉज को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया और एक ही जगह कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेशन की ज़रूरत क्यों थी? कंसोलिडेशन से क्या आया? यूनिफॉर्म लॉज बन गए, क्लैरिटी आई, सर्टेनिटी आई, सिंप्लिसिटी आई। अब हमें क्लियर हो गया कोडिफिकेशन होता क्या है, कोडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों थी। अब हम पढ़ते हैं लॉ कमीशंस। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में आया, एस्टेब्लिश्ड अंडर द चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट होता क्या है वो हमने ऊपर पढ़ लिया। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज चार्टर एक्ट। चेयरमैन कौन था फर्स्ट लॉ कमीशन का? थॉमस बेबिंगटन मैकले। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में आया और उसका चेयरमैन था थॉमस बेबिंगटन मैकले। फंक्शंस क्या थे? एग्जामिन एग्जिस्टिंग लॉज, रिमूव इनकंसिस्टेंसीज, प्रिपेयर लीगल कोड्स एंड एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म लॉज। फर्स्ट लॉ कमीशन थॉमस बेबिंगटन मैकले के अंडर 1833 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग आया। 1834 में चार्टर एक्ट था 1833 का, आया 1834 में, जिसके मेन फंक्शंस थे पहले से जो लॉज है उनको एग्जामिन करना, कुछ इनकंसिस्टेंसी है तो उसको रिमूव करना, लीगल कोड प्रिपेयर करना और सारे लॉज को एस्टेब्लिश करना, यूनिफॉर्म लॉज को। चार्टर एक्ट 1833 उसके अकॉर्डिंग क्या आया? फर्स्ट लॉ कमीशन, चेयरमैन था मैकले, काम क्या था? कोडिफिकेशन करने का। लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में आया, सेकंड लॉ कमीशन 1853 में आया, थर्ड लॉ कमीशन 1861 में आया, फोर्थ लॉ कमीशन 1879 में आया। इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिफिकेशन क्या है? यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होगा, सर्टेनिटी इन लॉ होगा, ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम। Development of criminal law. Before codification, criminal law was largely based on Muslim criminal law and local customs. The British introduced a uniform criminal code. पहले क्या था? क्रिमिनल लॉज लार्जली बेस्ड थे मुस्लिम क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे या लोकल कस्टम्स के बेसिस पे। ब्रिटिश ने एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लेके आए, जैसे कि आईपीसी, जो अभी हम पढ़ते हैं, आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 ड्राफ्ट किया थॉमस बेबिंगटन मैकले ने, जो फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन भी था, एंड फोर्स हुआ 1862 में। मेन फीचर्स थे यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ अप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, डिफाइंड ऑफेंसेस एंड पुनिशमेंट्स। डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। पहले क्या था? कस्टमरी लॉ और मुस्लिम क्रिमिनल लॉ ही प्रिवेल थे। उसके बाद लॉ कमीशन आए, लॉ कमीशन ने रिफॉर्म्स किए तो आया इंडियन पैनल कोड 1860। क्या क्या इन्होंने? यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ। इम्पोर्टेंस क्या थी? फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल कोड था, इक्वली बिफोर लॉ। इसमें क्या था? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब इक्वल है। यूनिफॉर्म पुनिशमेंट्स, बेसिस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका बेसिस था। नेक्स्ट हम डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी ऊपर हमने पढ़ा था ट्रेड और कॉमर्स, बड़े तो कोर्स की जरूरत पड़ी। ट्रेड एंड कॉमर्स रिक्वायर्ड सर्टेनिटी इन एग्रीमेंट्स। ट्रेड और कॉमर्स बिजनेस जहाँ है वहाँ एग्रीमेंट्स में सर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉम्प्रहेंसिव एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ इनेक्ट किया गया, बनाया गया, जिसका पर्पस था रेगुलेट करना एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को। कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों थी? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब एक ने ऑफर दिया होगा, दूसरे ने एक्सेप्ट किया होगा और उसमें कोई कंसिडरेशन होगी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर
3 essential elements है, offer, acceptance and consideration, then that will be a valid contract. अगर और कंसेंट फ्री होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. इंपॉर्टेंस क्या है? यूनिफॉर्म लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सर्टेनिटी इन कॉमर्शियल रिलेशंस. इसके डेवलपमेंट का एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं. जैसे जैसे ग्रोथ ऑफ ट्रेड बढ़ा, यूनिफॉर्म रूल्स की ज़रूरत बढ़ी, तो क्या आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये अभी तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अभी तक है, यही चलता है. नेक्स्ट है टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस. कोर्ट्स रिक्वायर रिलेबल प्रूफ टू डिसाइड डिस्प्यूट. डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए कोर्ट्स को रिलेबल प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए. कोडिफिकेशन से पहले जो एविडेंस सबूतों के रूल थे, एविडेंस रूल थे, अनसर्टेन थे और वैलिड थे, इसलिए लेके आए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. किसने ड्राफ्ट किया था? सर जेम्स स्टीफन ने. ऑब्जेक्टिव था यूनिफॉर्म रूल्स रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी एंड प्रूफ ऑफ एविडेंस. डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं. कोर्ट्स नीड फॉर रिलेबल प्रूफ. कोर्ट्स को रिलेबल प्रूफ की ज़रूरत होती है, उसी के बेसिस पे कोर्ट फैसला सुनाएगा, इसलिए आए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. क्या क्या इसने? यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ एविडेंस. इंपॉर्टेंस क्या थी? यूनिफॉर्म एविडेंस लॉ, फेयर ट्रायल, जुडिशियल सर्टेनिटी, इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. नेक्स्ट है पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. पर्सनल लॉज गवर्न फैमिली मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन. पर्सनल लॉज में क्या क्या आता है? मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन. हिंदू पर्सनल लॉ डेवलप्ड फ्रॉम एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट एंड कस्टम्स. पुराने रिलीजियस टेक्स्ट और कस्टम के बेसिस पे हिंदू पर्सनल लॉ डेवलप किया गया. सोर्सेज क्या थे हिंदू लॉ के? श्रुति, स्मृति, कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस. मेन सब्जेक्ट क्या हैं पर्सनल लॉ के, हिंदू लॉ के? मैरिज, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन, इनहेरिटेंस. जो मॉडर्न हिंदू लॉ मेजर लेजिस्लेशन क्या है? हिंदू कोड रिफॉर्म्स. कौन कौन से हिंदू मेजर लॉज? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956. ये सारे हिंदूज के लॉज हैं जो इनेक्ट किए गए. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा पर्सनल लॉज ऑफ मोहम्मदन्स. मोहम्मदन्स मीन्स मुस्लिम लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड गवर्न पर्सनल मैटर्स अमंग मुस्लिम्स. सोर्सेज क्या थे? कुरान, हदीथ, इजमा किया. मेन सब्जेक्ट क्या थे? ये हमने जैसे हिंदू के पढ़े, हिंदू लॉ के, वैसे ही है. मैरिज, निकाह, डिवोर्स या तलाक, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस, सक्सेशन. कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? रिलीजियस फाउंडेशन होगी. कंप्रिहेंसिव पर्सनल लॉ सिस्टम बेस्ड ऑन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस. कंपैरिजन देख लेते हैं. पर्सनल लॉ इन इंडिया दो टाइप के हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ. हिंदू लॉ के सोर्सेज क्या हैं? श्रुति, स्मृति एंड कस्टम्स. मुस्लिम लॉ के सोर्सेज क्या हैं? कुरान, हदीथ, इजमा एंड किया. ये अलग से हमने LLB के सब्जेक्ट्स भी हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ. अब तक हमने जो पढ़ा उसका कंप्लीट रिवीजन फ्लो चार्ट देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. लॉ कमीशन 1834 में आए. कोडिफिकेशन किया गया. कौन कौन से एक्ट आए? एक्ट IPC 1860, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एविडेंस एक्ट 1872, पर्सनल लॉज. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम का फ्रेमवर्क था. उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी. एग्जाम कीवर्ड्स देख लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950. फर्स्ट लॉ कमीशन आया 1834 में. मैकलेफ चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन. ये
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडियन पेनल कोड 1860, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, हिंदू लॉ सोर्सेज श्रुति स्मृति कस्टम्स, मुस्लिम लॉ सोर्सेज कुरान हदीत इजमा किया, कोडिफिकेशन सिस्टमेटिक रिटन लॉज। एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द वर्क ऑफ लॉ कमीशंस एंड द codification of criminal law, contract law and evidence law transformed India's legal system into a uniform and modern framework. At the same time, Hindu and Mohammedan personal laws continued to govern family and succession matters, preserving India's legal diversity while contributing to the development of comprehensive legal system. ये सब हमने ऊपर डिटेल में पढ़ लिया। और इसी के साथ ही इंडियन की लीगल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ नेटिव स्टेट्स। इजी कंसेप्ट। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से दो पार्ट्स थे? एक ब्रिटिश इंडिया, डायरेक्टली रूल किया गया था ब्रिटिश द्वारा। सेकेंड पार्ट था नेटिव या प्रिंसली स्टेट्स, जिस पे रूल करते थे इंडिया के किंग्स, नवाब्स और प्रिंस। द रूलर्स लुक्ड इंडिपेंडेंट बट ग्रेजुअली केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। वैसे इंडिपेंडेंट दिखते थे लेकिन धीरे धीरे वो भी ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आते गए। एक इंडिपेंडेंस 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब नियरली 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इजी डायग्राम से समझ लेते हैं। इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। ब्रिटिश इंडिया डायरेक्ट रूल था, सेकंड था नेटिव स्टेट्स, तो वहाँ पे ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल था। अब तक हमने जितने एक्ट्स पढ़े वो सब थे ब्रिटिश इंडिया के लिए। अब नेटिव स्टेट्स का क्या रोल था वो पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ नेटिव स्टेट्स। किंग्स मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश सुपरवाइजर। ब्रिटिश सुपरवाइजर क्या था? फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश। सब्सिडरी अलायंस। मैनी रूलर्स साइंड ट्रीटीज विद ब्रिटिश। पॉलिटिकल डिपेंडेंस। स्टेट स्लोली लॉस्ट रियल पावर। नेटिव स्टेट्स के लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक है। नेटिव स्टेट कौन सा स्टेट? वे स्टेट जिनका अपना खुद का किंग है, ऑन किंग, बट ब्रिटिश कंट्रोल, लेकिन उसके ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल है, मतलब इनडायरेक्टली ब्रिटिश का ही कंट्रोल है। इसी के साथ ही हमारा नेटिव स्टेट टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटसी। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटसी इजी कंसेप्ट है। पैरामाउंटसी का मतलब क्या है? पैरामाउंटसी मतलब सुप्रीम अथॉरिटी। ब्रिटिश क्राउन एंड ब्रिटिश क्राउन ने कहा था यू कैन रिमेन किंग इन योर ओन स्टेट बट फाइनल पावर बिलोंग्स टू अस, दस नेटिव स्टेट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। पैरामाउंटसी का मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी। ब्रिटिश क्राउन ने कहा था कि तुम अपने स्टेट के राजा बन जाओ, लेकिन फाइनल पावर हमारे पास होगी, इसलिए नेटिव स्टेट ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट थे। डेवलपमेंट ऑफ पैरामाउंटसी। ये पैरामाउंटसी या सुप्रीम अथॉरिटी ब्रिटेन की इंडिया के ऊपर कैसे डेवलप हुई उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है ट्रीटीज। ब्रिटिश ने फ्रेंडली एग्रीमेंट्स की ट्रीटी बनाई। ब्रिटिश मेड फ्रेंडली एग्रीमेंट्स। सेकेंड स्टेप है सब्सिडरी अलायंस, जिसमें स्टेटेड बाय लॉर्ड वेल्सले। थर्ड स्टेप है ब्रिटिश रेजिडेंट्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स प्लेस्ड इन प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में भी ब्रिटिश ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। फोर्थ स्टेप है पैरामाउंटसी। ब्रिटिश बिकेम सुप्रीम अथॉरिटी। पहले तो ब्रिटेन ने प्रिंसली स्टेट्स के साथ ट्रीटीज की, फ्रेंडली एग्रीमेंट्स बनवाए, उससे काम नहीं चला तो ब्रिटेन की सब्सिडरी अलायंस बन गए, उससे भी नहीं काम चला तो ब्रिटिश ने क्या क्या ब्रिटिश रेजिडेंट्स ही बना दिए। लास्ट स्टेप है पैरामाउंटसी। फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। पहले ट्रीटीज़ की, फिर सब्सिडरी अलायंस बना दिए, फिर ब्रिटिश रेजिडेंट्स ही थे सारे, पैरामाउंटसी हुई, ब्रिटिश की सुप्रीमेसी आई।
इफेक्ट्स क्या हुए ब्रिटिश सुप्रीमेंसी का? नेटिव स्टेट्स लॉस सॉवरेनिटी, ब्रिटिश कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स, ब्रिटिश डिसाइडेड सक्सेशन डिस्प्यूट, पॉलिटिकल कंट्रोल इंक्रीज। वन लाइन डेफिनेशन समझ सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी मीन्स द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर नेटिव स्टेट्स वाइल अलाउइंग लिमिटेड इंटरनल ऑटोनॉमी। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक भी खत्म होता है। तो चलते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, डेवलपमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस। ये सारे एक्ट्स इम्पोर्टेंट है। लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट कैसे हुई? पहले क्या था, सिर्फ गवर्नर जनरल ही कानून बनाता था। धीरे धीरे इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन अलाउ होने लग गया लॉ मेकिंग थ्रू डिफरेंट एक्ट्स में, जो कि हम इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन कैसे होगा, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। तो चलो इन सारे एक्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इन सारे एक्ट्स के ईयर इम्पोर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके याद रख लें या नोटबुक में नोट डाउन कर लें। तो चार्टर एक्ट 1833, ये क्या था, ये इस एक्ट ने क्या किया, दिस एक्ट सेंट्रलाइज लॉ मेकिंग, इसने लॉ मेकिंग को सेंट्रलाइज कर दिया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव पावर्स कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लेजिस्लेटिव पावर कंसंट्रेटेड कहाँ कर रही थी, सेंटर पर। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं। दिस एक्ट सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस फ्रॉम लेजिस्लेटिव फंक्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल एनलार्ज बड़ी हो गई, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि इंडिया का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं 1857 वाली क्रांति दोबारा ना आ जाए। इसलिए इंडियंस को इंक्लूड करना शुरू किया था पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस में। कौन से एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, इंडिया की पार्टिसिपेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट। मेन फीचर्स क्या थे, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मोर मेंबर्स एडेड, ज़्यादा मेंबर्स ऐड कर लिए गए। नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस फॉर द फर्स्ट इंडियंस कुड बिकम मेंबर्स, पहली बार इंडियंस मेंबर्स बन सकते थे, जैसे राजा ऑफ बनारस, मद्रास ऑफ पटियाला। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन। लेजिस्लेटिव पावर्स वापस से रिस्टोर कर दी गई थी बम्बई और मद्रास के पास। पहले बम्बई, मद्रास, बंगाल की सारी पावर्स बंगाल के पास गई थी, अब डिसेंट्रलाइजेशन में लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर कर दी गई थी बम्बई और मद्रास के पास। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनेंस पावर। गवर्नर जनरल कुड मेक टेम्परेरी लॉज ड्यूरिंग इमरजेंसीज। गवर्नर जनरल के पास अब पावर थी ऑर्डिनेंस इशू करने की। इम्पोर्टेंस क्या थी, फर्स्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन ए लेजिस्लेशन, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। फाउंडेशन हुई किसकी, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस की। इजी मेमोरी ट्रिक है, 1861 में क्या हुआ, इंडियंस एंटर लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इजी कंसेप्ट है, ब्रिटिश वांटेड टू गिव इंडियंस ए बिगर रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, सो मोरले एंड मिंटो इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन 1909। ब्रिटिश इंडियंस को और ज़्यादा रोल देना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि जगह जगह विद्रोह हो रहे थे,
इसलिए मोर्ले और मिंटो ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए 1909 में। मेन ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। मेन फीचर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल एनलार्ज, मोर मेंबर्स एडेड, इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस एंटर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जाम्पल है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बजट डिस्कशन, मेंबर कुड डिस्कस बजट मैटर्स। अब मेंबर्स बजट मैटर्स भी डिस्कस कर सकते थे। 1909 के एक्ट का एक इम्पोर्टेंट फीचर था कि अब क्वेश्चंस आस्क कर सकते थे मेंबर्स सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते थे। आस्किंग क्वेश्चंस, मेंबर्स कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सेपरेट इलेक्टोरेट था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब क्वेश्चन आता है सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। इजी एग्जांपल से समझेंगे। मुस्लिम वोटर्स कुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स। मुस्लिम वोटर है वो अपने मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ही वोट कर सकता है। इम्पोर्टेंस क्या थी इस 1909 के एक्ट की? ज़्यादा इंडियन पार्टिसिपेशन था, इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एंटर कर गए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बिगिनिंग थी, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन था वो एक्सपेंड कर दिया गया था। 1909 एक्ट के क्रिटिसिज्म्स क्या थे? क्रिएटेड कम्युनल डिवीज़न, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, इसलिए कम्युनल डिवीजन्स क्रिएट हो गया। कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रियल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। पावर्स इंडियंस के पास लिमिटेड ही थी। एक बार एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चन है 1861 वर्सेस 1909 का कंपैरिजन देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या था? इंडियंस को नॉमिनेट किया गया, जबकि 1909 में क्या हुआ? इंडियंस एंटर्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सिर्फ नॉमिनेट नहीं हुए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एंट्री मिल गई इंडियंस को। 1861 के एक्ट में पार्टिसिपेशन की बिगिनिंग थी, 1909 के एक्ट में ग्रेटर पार्टिसिपेशन थी। 1861 के एक्ट में क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन था। 1909 के एक्ट में बजट डिस्कशन भी कर सकते थे। 1861 के एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल रिवाइव की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट था, मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वोटर्स के लिए ही वोट कर सकते थे। वन पेज रिवीजन फ्लोचार्ट से देख लेते हैं। नेटिव स्टेट्स, नेटिव स्टेट्स हमने ऊपर पढ़ा क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी रिप्लाई करके बताओ व्हाट इज नेटिव स्टेट्स। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी, उसके बाद ब्रिटिश सुप्रीमेसी, लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसमें क्या हुआ? इंडियंस की पार्टिसिपेशन हुई। उसके बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 दैट इज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट। सुपर शॉर्ट एग्जाम शॉर्ट कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। नेटिव स्टेट्स क्या है? इंडियन प्रिंसली स्टेट्स अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल। इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर, उनको बोलेंगे नेटिव स्टेट्स। पैरामाउंसी का मतलब क्या? ब्रिटिश क्राउन सुप्रीमेसी अथॉरिटी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या था? सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस। नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या है? फर्स्ट इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन। नेक्स्ट मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। व्हाट इज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। फर्स्ट इंडियन इन वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल SP सिन्हा। सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स वोटेड सेपरेटली। इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन देख लेते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान नेटिव स्टेट्स ग्रेजुअली अपनी इंडिपेंडेंस लॉस्ट कर गए अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी। सेम टाइम पे लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियंस का एंट्री होगी। स्टार्टेड इंडियन पार्टिसिपेशन लेजिस्लेशन वाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन एंड इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट। These reforms laid the foundation of India's future constitutional development.
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनेक्ट किया गया था किसकी रिकमेंडेशन पे? एडविन मोंटेग्यू एंड फ्रीमैन थॉमस, फर्स्ट मार्किस ऑफ विलिंगडन, commonly referred to as Lord Chelmsford in constitutional history। मोंटेग्यू और चैल्मस्फोर्ड के रिकमेंडेशन पर जो एक्ट पास हुआ वो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका मेन एम क्या था? दिस एक्ट का मेन एम था इंडियंस की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना एडमिनिस्ट्रेशन में और ग्रेजुअली धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडियंस की पार्टिसिपेशन, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मेन फीचर्स क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टी या ड्यूअल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे जो प्रोविंसेस के अंडर आते थे उनको डिवाइड कर दिया रिजर्व सब्जेक्ट्स में एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे, ट्रांसफर्ड कौन से थे, किसके कंट्रोल में थे? अब ये देखते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट्स कॉमनली कंट्रोल्ड बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे वो रखे रिजर्व सब्जेक्ट में और वो अंडर कंट्रोल थे गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जैसे कि पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट थे वो थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एडमिनिस्टर किए जाते थे इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट। इसको फ्लोचार्ट की वजह से समझ लेते हैं। डायरकी क्या क्या डायरकी में 1919 के रिफॉर्म में, मोंटेग्यू चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म में रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट सेपरेट कर दिए गए। रिजर्व सब्जेक्ट अंडर थे गवर्नर के, ट्रांसफर सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर थे। सेकेंड पॉइंट है बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर। सेंटर पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर आई। बाइकैमरल लेजिस्लेचर टू पार्ट्स में क्या थी? सेंट्रल लेजिस्लेचर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज जो भी राज्यसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोकसभा है। एक्सपेंडेड फ्रेंचाइज, मोर इंडियंस अलाउड टू वोट, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को वोट का अधिकार मिल गया। इससे पहले 1909 में हमने पढ़ा था सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को। मुस्लिम कैंडिडेट कैन वोट फॉर मुस्लिम, उसको कंटिन्यू रखा गया। बल्कि कंटिन्यू नहीं, कुछ अदर ग्रुप्स के लिए भी रिटेन कर दिया गया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी 1919 के एक्ट की? फर्स्ट अटैम्प्ट था रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन एक्सपेंड किया गया। अब इसमें भी डिफेक्ट्स थे। क्या डिफेक्ट थे? डायरकी प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। जो डायरकी लेके आए थे वो अनसक्सेसफुल प्रूव हुई। क्यों? सारी एक्सटेंसिव पावर्स गवर्नर के पास थी, डेमोक्रेसी लिमिटेड थी। तो नेक्स्ट जो एक्ट आया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was the most comprehensive constitutional reform before independence। इंडिपेंडेंस से पहले 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे जो प्रोविजंस एडॉप्ट किए गए उनकी फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बनती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एस्टेब्लिश ए फेडरल स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फेडरल स्ट्रक्चर लेके आना और प्रोविंसेस को की ऑटोनॉमी को कंटिन्यू रखना, बढ़ाना। मेन फीचर्स क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के? ऑल इंडिया फेडरेशन। इसने क्या किया? प्रपोज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ब्रिटिश इंडिया के लिए भी, प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी। जबकि ये फेडरेशन कभी भी फोर्स में आई नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी को एबोलिश कर दिया गया प्रोविंसेस में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिसीव ग्रेटर ऑटोनॉमी। पहले जो दो सब्जेक्ट्स बनाए गए थे
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट वो कंप्लीट वो एबोलिश कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ा दी गई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ गई। डायरकी एट द सेंटर, अब सेंटर के लेवल पे डायरकी लेके आ गए। बायकैमरल लेजिस्लेचर, कुछ प्रोविंसेस में बायकैमरल लेजिस्लेचर लेके आए। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए सन 1937 में। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए। डायग्राम से समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था, फेडरेशन प्रपोज की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए। कब, 1937 में। इम्पोर्टेंस क्या थी, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले 1935 एक्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। ये बेसिस है मॉडर्न फेडरल सिस्टम का। प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रेंथन्ड, जो प्रोविंसेस की सेल्फ गवर्नमेंट थी वो और मजबूत हो गई। फेडरल कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो गए। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या, मैनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसके बाद लास्ट हमारा एक्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सबको पता है 1947 में तो देश ही इंडिपेंडेंट हो गया था। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था टू ट्रांसफ़र पावर टू इंडिया। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू ट्रांसफ़र पावर टू इंडिया। ये फोर्स में आया 15 अगस्त 1947 को। इसका मेन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रांसफ़र ऑफ पावर। किसको, इंडिया एंड पाकिस्तान को। मेन फीचर्स क्या थे, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्टीशन हो गया। दो मेजर डोमेन्स क्रिएट हुए, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश सोवरेनिटी ओवर इंडिया एंडेड। एंड ऑफ पैरामाउंसी, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर नेटिव स्टेट्स सीज्ड। व्हाट आर नेटिव स्टेट्स, कमेंट बिलो। Constituent assemblies empowered. Constituent assemblies became sovereign legislative bodies. डायग्राम से समझ लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया था पहले, फिर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसने क्या किया, पार्टीशन कर दिया इंडिया एंड पाकिस्तान का। सिग्निफिकेंस क्या थी, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉस्ट अथॉरिटी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अब कोई अथॉरिटी थी, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी कौन बन गई, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरी ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की स्टोरी क्या है। हमने अभी तक 1600 से लेके 1947 तक के क्या एक्ट थे इम्पोर्टेंट, पूरी टाइमलाइन पढ़ ली अच्छे से। अब देख लेते हैं स्टोरी ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। After independence, India required a constitution to govern the country according to democratic principles. Constitution frame किसने किया था, constituent body ने, assembly ने। constituent assembly है क्या, ये establish की गई थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका परमानेंट चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद था। सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसका चेयरमैन था भीमराव रामजी अंबेडकर या BR अंबेडकर बोल सकते हो। डायग्राम से समझ लेते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली इसकी इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। चेयरमैन थे डॉक्टर BR अंबेडकर, जिसका ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। और अदर इम्पोर्टेंट कमेटीज कौन सी थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, यूनियन पावर कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी हमने पढ़ ली। टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। एडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया और एनफोर्स हो गया 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गया,
टू ऑनर द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस मेड इन 1930। 1930 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, उसी 26 जनवरी की डेट को, इसलिए 26 जनवरी चूज़ किया गया। सैलिएंट फीचर्स क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सेक्युलर स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टैब्लिशेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्ट लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, क्रिएट इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। एक कंप्लीट रिवीजन फ्लो चार्ट देख लेते हैं 1919 से लेके 47 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायरकी लेके आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आया। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुए 1937 में। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया फ्री हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। एग्जाम कीवर्ड्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कौन लेके आया था, किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? मोंटेग्यू चांसफोर्ड रिफॉर्म्स। डायरकी लेके आए थे, डायरकी मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, क्या था इसमें? प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ इसके तहत 1937 में। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, क्या क्या? पार्टीशन के एंड इंडिपेंडेंस। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब किसके अंडर फॉर्म हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। कंक्लूजन भी देख लेते हैं। The Government of India Act of 1919 and 1935 gradually introduced constitutional reforms and representative government in India. The Indian Independence Act 1947 ended British rule and paved the way for constitution making. Though the Constituent Assembly under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Rajendra Prasad, India framed a democratic constitution that came into force on 26 January 1950 and remains the foundation of the Indian legal and political system. ये सब हमने अभी पढ़ लिया डिटेल में। अब एट लास्ट हम कंप्लीट 1 पेज रिवीजन पूरे चैप्टर का सुपर फास्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट्स एंड फ्लो चार्ट के जरिए कंप्लीट रिवीजन देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप एग्ज़ाम में जाने से 10 मिनट पहले एक बार रिवाइज करके जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई। अर्ली चार्टर्स 1600 में ट्रेड राइट्स मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1661 में जुडिशियल पावर्स मिल गई। 1683 में कोर्ट्स क्रिएट हो गए। 1726 में मेयर्स कोर्ट आ गए। मेयर्स कोर्ट कहाँ है? बम्बई, मद्रास एंड कलकत्ता। 1772 में वारन हेस्टिंग रिफॉर्म्स आए। उसमें क्या था? अदालत सिस्टम, दीवानी अदालत सिविल केसेस सुनेगी, फौजदारी अदालत क्रिमिनल केसेस, अपील सिस्टम था, सदर दीवानी अदालत में, सदर निजामत अदालत में इन केस ऑफ क्रिमिनल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। फिर उसके तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ 1774 में। देन एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया। देन पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 आया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ड्यूअल कंट्रोल था, किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद कॉर्नवालिस रिफॉर्म्स, इसमें क्या था? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। देन विलियम बेंटिक इंडियन जजेस एंड जुडिशियल एफिशिएंसी की गई। हाई कोर्ट एक्ट 1988, हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 आया। हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। प्राइवी काउंसिल्स, हाईएस्ट अपील सिस्टम कहाँ होता था? प्राइवी काउंसिल ये कहाँ थी? लंदन में। लॉ कमीशन आया, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में। देन मैकले कोडिफिकेशन किया गया। कौन कौन से लॉज क्रिएट किए गए? आईपीसी 1860, आईसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया 1950 में।
ये हमने लीगल थ्योरी का कंप्लीट फ्लो चार्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का 1 पेज रिवीजन। नेटिव स्टेट्स थे, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी आई, ब्रिटिश सुप्रीमेसी बढ़ी, लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट हुई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आया जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 मोनफोर्ड रिफॉर्म्स आए जिसमें डायरकी दी गई प्रोविंसेस में। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्लस फेडरल कोड था। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया जिसमें क्या हुआ, ब्रिटिश रूल का एंड हो गया। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेंबर थे, एडॉप्ट हुई 26 नवंबर 1949 में, कॉन्स्टिट्यूशनल एनफोर्स्ड 26 जनवरी 1950 में। सुपर इम्पोर्टेंट एग्जाम डेट्स भी क्विकली देख लेते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई, 1661 में जुडिशियल पावर्स ग्रांट की गई, 1683 में कोर्ट्स ऑथराइज किए गए, 1726 में मेयर्स कोर्ट एस्टैब्लिश हुए, 1772 में वारन हास्टिंग का जुडिशियल प्लान आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ कलकत्ता में, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट एंड इंडियन काउंसिल एक्ट्स, 1860 में इंडियन पेनल कोड, 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, 1919 में मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 में फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुए, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया और सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुए। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट की एक और इम्पोर्टेंट जर्नी ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। आज हमने देखा कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरू हुई लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे ब्रिटिश एक्ट्स ने इंडियन गवर्नेंस को शेप दिया, कैसे डेवलप हुआ जुडिशियल सिस्टम और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखी। लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ डेट्स और एक्ट्स की स्टोरी नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिसके थ्रू आज इंडिया में जस्टिस दिया जाता है, जो कोर्ट्स आज एग्जिस्ट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें राइट्स देता है, जो जुडिशरी आज डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है, उन सब की रूट्स इसी हिस्ट्री में छुपी हुई है। इसलिए इंडियन लीगल हिस्ट्री को सिर्फ रटना मत, उसे कनेक्ट करो, समझो और विजुअलाइज करो, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो एग्ज़ाम भी इजी हो जाता है। अगर आज का रिवीजन सेशन हेल्पफुल लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए अपने लव फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट रिवीजन सेशन मिस ना हो। नोटबुक रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कीजिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। अगली क्लास में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड याद रखिए, हिस्ट्री को सिर्फ याद नहीं करना, हिस्ट्री को समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।